दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स पर। मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन, आज आपके समक्ष लेके आया हूं कि भारतवर्ष किस तरीके से इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से प्रगति कर रहा है। और ये भारत के जो युवा हैं उनके लिए ये एक बहुत ही सुखद समाचार है। और जिस तरीके से वो कर्मठ तरीके से भारतवर्ष की रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में वो प्रगति करा रहे हैं, ये भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम युग है। और भारतवर्ष लगातार जो है ना अपनी पोजीशन वो इनोवेशन में और R&D में करने, तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि भारतवर्ष ने अपनी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें आज भारत की जो पोजीशन है वो 38 है। ये दिस इज आउट ऑफ जो 150 कंट्रीज हैं, ग्लोबल कंट्रीज हैं, उनमें यदि उसकी लगाई जाए ये, और ये जो छलांग लगाई है भारतवर्ष ने 2022-23 में जो है ना हमारी रैंकिंग जो है ना वो 60 से ऊपर थी। फिर उसको हमने इम्प्रूव करके जो है ना 40 और 50 के बीच में लाए और अब 38th पोजीशन पे लेके आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये ही नहीं कि हमने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। जो हमारे एफर्ट्स 2014 के बाद निरंतर इस क्षेत्र में एक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, और जो गवर्नमेंट की तरह तरह की स्कीम जो है ना आई हैं, वो SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इन सभी का जिक्र आज हम इसमें करेंगे। तो आप ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो के अंत तक जो है ना आप बने रहिए। दूसरी सबसे सुखद समाचार ये है कि ऑस्ट्रेलिया की एक एजेंसी है, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट, ASPI। ये एक ऐसा रिसर्च ग्रुप है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इनोवेशन में एक तरीके से निर्धारित करता है कि कौन से देश किस तरीके से कुछ पैरामीटर्स में आगे चल रहे हैं, कितनी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे विश्व में है। तो इस तरह से इनका जो क्षेत्र है वो 65 ऐसी टेक्नोलॉजी जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं उसमें ये उनके एक सर्टेन पैरामीटर्स को बनाकर ये पूरे विश्व में सभी देशों की एक निर्धारित करते हैं कि वो इसमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है पूरे विश्व की उसमें कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ये इन्होंने जो है अभी अपनी जो रिपोर्ट निकाली है ASPI ने, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पीस इंस्टीट्यूट ने, उसमें भारतवर्ष जो है वो पहले 5 देशों में अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है। और भारतवर्ष 45 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में 65 जो निर्धारित की गई हैं पूरे विश्व के लिए, 65 में से 45 टेक्नोलॉजीज में वो पहले 5 नेशन की पंक्ति में खड़ा है। और 7 ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं जिसमें भारतवर्ष या तो USA के पीछे दूसरे स्थान पे या चाइना के पीछे, जो 7 ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हैं उसमें पीछे खड़ा है। उसने 2 क्षेत्रों में, बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में और एक लेजर मैनेजमेंट में जो है जिसमें एक तरीके से बिटकॉइन टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, उसमें US को भी पीछे छोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल से हमारे जो युवा हैं जो नए स्टार्टअप में या रिसर्च में R&D में, चाहे वो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या हमारी CSIR की लैब्स में हो या DST की लैब्स में हो या और जो है ना हमारी यूनिवर्सिटीज की लैब हो, सभी में
और जितने भी हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बीआरसी हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो, आईजीसीआर, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च हो, पीआरएल फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद हो, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स कैलकाटा हो, कैट सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर हो, या एनपीएल नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी दिल्ली हो, और सीएसआर की सभी लेबोरेटरीज और डीआरडीओ की जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, इनमें जो रिसर्च अब चल रही है उसमें हम रिसर्च इस तरीके से कर रहे हैं कि जहां पर आईपीआर जो पेटेंट है वो भारतवर्ष के फेवर में लॉन्च हो, और उसके आधार पर भी भारतवर्ष अब यूएसए और चाइना के बाद में तीसरे स्थान पर खड़ा हुआ है। चाइना ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है, उसने यूएसए को भी ये जो एएसपीआई की रैंकिंग है उसमें पीछे छोड़ दिया है। लेकिन भारतवर्ष की प्रगति है वो भी बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि 2023 में भारतवर्ष यूके से पीछे था, लेकिन अब हमने यूके को पछाड़ कर पहले 5 ऐसे देशों में आ गए हैं जो 45 टेक्नोलॉजी आउट ऑफ 65 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज क्या हो सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, फिशन के क्षेत्र में, फ्यूजन के क्षेत्र में, रोबोटिक्स, स्पेस रिसर्च और अंडर वाटर रिसर्च, नोड्यूल एक्सप्लोरेशन, and then in the defense, energy, green energy revolution, renewable energy, इन सभी चीजों को जो है इस तरह की जो 65 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पूरे विश्व में हैं, उसमें से डेफिनेटली जो हमारे एरो इंजन हैं वो भी आएंगे, जिसमें भारतवर्ष अभी प्रगति कर रहा है, या हमारे मरीन इंजन भी आएंगे, उसमें भी भारतवर्ष को एक आगे छलांग लगानी है, या वो न्यूक्लियर सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग हो, सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग हो, इस तरीके से डिफेंस के सभी, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी ये हो। तो आप जरा सोचिए कि भारतवर्ष यदि पहले 5 देशों में खड़ा है और लीड कर रहा है 45 टेक्नोलॉजीज में आउट ऑफ 65, तो 45 टेक्नोलॉजीज में आउट ऑफ 65 ये एक बहुत ही बड़ी क्षमता जो है भारतवर्ष ने प्राप्त करी है। स्पेशली जो है एएसपीआई, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पीस इंस्टीट्यूट है, उसने जो डेटा कलेक्ट किया है वो पिछले 3-4 साल की एक स्लैब रखी है, 2022-23 से लेके 24-25 उन्होंने लिया है, और एक डेटा लिया है 2003 से लेकर 2022 तक का उन्होंने डेटा लिया है। 2003 और 2007 के बीच में आपको यकीन नहीं आएगा कि भारतवर्ष सिर्फ 4 ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में लीड करता था और उसका स्थान कहीं भी नहीं था। तो ये एक जो जंप लगाई है, ये निश्चित ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज हैं ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एसएनटी के ऊपर, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें एक प्रधानमंत्री रिसर्च योजना थी, उसमें काफ़ी अच्छे पैकेजेस जो है ना वो जो है रिसर्च के लिए दिए गए थे, या फिर एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बनाया है, और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में 50 करोड़ का एक फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया है। इसी तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्री और प्राइवेट एमएनसीज को रिसर्च में इन्वॉल्व करने के लिए जो एक स्कीम बनाई है भारतवर्ष ने, उसमें 1 लाख करोड़ की बहुत बड़ी राशि उसमें रखी गई है, और उसमें बगैर किसी इंटरेस्ट के जो है ना प्राइवेट इंडस्ट्री हमारी जो है ना उससे सहायता ले सकती है, और उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अगले 40 साल के लिए। तो यदि कोई भी लेता है विदाउट इंटरेस्ट फ्री, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे उसको इंडस्ट्री को अपनी तरफ से भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा, कुछ रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतवर्ष की गवर्नमेंट ने प्राइवेट
इंडस्ट्री को भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व करने के लिए इतनी बड़ी राशि रखी है 40 साल के लिए। ये सिर्फ 1 लाख करोड़ ही नहीं, यदि इस पे इंटरेस्ट फ्री पीरियड लगाया जाए तो ये राशि बैठती है करीब करीब 1,40,000 करोड़ अगले, और 1,50,000 करोड़ अगले 50 सालों में, जिस तरीके से एक इंटरेस्ट फ्री सहायता दी जाएगी। तो अब आप देखिए कि भारतवर्ष किस तरीके से छलांग, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से भारतवर्ष जो है ना, वो स्टार्टअप में आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन है, जहां पे करीब करीब 120 के करीब जो है ना स्टार्टअप ने वो यूनिकॉर्न खड़े कर दिए हैं। और यूनिकॉर्न के साथ साथ जो हैं आज विश्व स्तर पर डिजिटल रेवोल्यूशन जो भारतवर्ष ने लाया है, जिस तरीके से हमारा जो यूपीआई सिस्टम है वो किस तरीके से सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर डे करता है, और जिस तरीके से यहाँ पे स्मार्ट मोबाइल फोन का यूज है और सबसे ज्यादा डेटा का प्रयोग भारतवर्ष में हो रहा है, जो डेटा सबसे चीपेस्ट है। तो ये सभी कारण हैं डिजिटल रेवोल्यूशन जो आई है हमारे भारतवर्ष में, कि भारतवर्ष और जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप एंड ये जो स्टार्टअप कल्चर भारतवर्ष में विकसित हुई है, इसने भी R&D को एक तरीके से बहुत बड़ा पुश दिया है। उसने इनोवेशन को एक बहुत बड़ा पुश दिया है, इसीलिए हम इनोवेशन में लगातार हम प्रगति कर रहे हैं और जंप लगा रहे हैं, और आज हम 38 पोजीशन पे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पहले 10 में हम 2030 तक इनोवेशन इंडेक्स में डेफिनेटली आ जाएंगे। मेरा तो मानना ये है कि शायद हम पहले 5 देशों में शुमार हो जाएंगे 2030 तक, लेकिन कम से कम पहले 10 नेशन में तो 10 से नीचे हमारी जो है ना रैंकिंग आने वाली है इनोवेशन इंडेक्स में। और जैसे मैंने बताया, ASPI की जब नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी तो हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में वो 45 टेक्नोलॉजी से भी और ज्यादा 50 टेक्नोलॉजी तक हमारा जो है ना एक तरीके से लक्ष्य रहेगा कि हम उसमें लीड करें। और ये सारा जो श्रेय जाता है वो हमारे युवाओं को, भारतवर्ष को गर्व है अपने यूथ के ऊपर। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भारतवर्ष को एक तरीके से पूरे विश्व में भारतवर्ष की पताका को फहराने में, भारतवर्ष को एक तरीके से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो विजेता बनाएगा। हमें आत्मनिर्भरता की ओर को ध्यान देना है, और आत्मनिर्भरता यदि हमें प्राप्त करनी है तो उसमें सबसे पहले जरूरत है हमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, TOT टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं है। हमारी सारी इंडस्ट्रीज को अब और MSME को, सभी को प्राइवेट रिसर्च पर ध्यान देना होगा, और अपने ऑर्गेनाइजेशंस में जो भारतवर्ष ने 1 लाख करोड़ की राशि आपके लिए रखी है उसका फायदा उठाकर जल्दी से जल्दी आप जिस क्षेत्र में भी हैं उस क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए, कॉम्पिटिटिव बनने के लिए विश्व स्तर पर ये बहुत ही जरूरी है कि आप इन रिसर्च ग्रांट का फायदा उठाएं। और हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में जो 50,000 करोड़ रुपए दिए हैं उसका फायदा उठाएं। मुझे पूरी उम्मीद है यदि आप जो है ना इन 50,000 करोड़ रुपए का फायदा उठाकर आज यदि टैलेंट पूल को, जो भारतवर्ष को सबसे ज्यादा जरूरत है कि कम से कम 5,000 स्टूडेंट्स का, 5,000 युवाओं का, यूथ टैलेंट का एक ऐसा पूल, वो सभी क्षेत्र में जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसमें विश्व स्तरीय हमें R&D बनाना ही पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, जिससे हम इनोवेशन के क्षेत्र में अग्रणी बने। और ये इनोवेशन के क्षेत्र में जब हम अपने IPR, अपने पेटेंट को लिस्ट कराएंगे और वो हमारे नाम होगा,
तो जितना भी हम कोलैबोरेशंस जो है ना बाहर की टेक्नोलॉजी को लेने में कर रहे हैं, तो उसको हम आत्मनिर्भरता के द्वारा हम बनाने की हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। ये स्वर्णिम काल है, ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जहां पर भारतवर्ष को R&D के क्षेत्र में और इनोवेशन के क्षेत्र में नंबर 1 बनना ही पड़ेगा। भारतवर्ष को यदि आत्मनिर्भरता दिलानी है, तो चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में या जितने और क्रिटिकल हमारे सेक्टर हैं, सभी में ये जो हमारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, और उसमें बहुत जरूरत है कि हम जो है ना मेटलर्जी में, फाउंड्री में, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें हम अग्रणी बने। जितने रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनमें जल्दी से जल्दी उनकी माइनिंग करके और उसकी सप्लाई चेन को इंटैक्ट करते हुए और नए से नए मेटल्स के अंदर जो एक तरीके से रिसर्च चल रही है उसको और प्रगति से करने के लिए हमें पूरे विश्व में पहले स्थान पर खड़ा होना ही पड़ेगा। इसलिए यदि हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली पहले डिफेंस के क्षेत्र में और हर एक सेक्टर में, तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हम अपनी सप्लाई चेन को सुदृढ़ करते हुए जितना भी हम आयात कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंस हर साल कम होनी चाहिए। जिस तरीके से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है और भारतवर्ष ने आज जो 38,600 करोड़ का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट किया है उसको हमें और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना होगा कि हमें 3.5 फ्रंट पर यदि वॉर करना है तो सबसे पहले हमें जो है ना ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और मिसाइल्स का जो निर्माण करना होगा वो इतनी बड़ी नंबर्स में, बड़ी मात्रा में करना होगा। और उसके सस्टेन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि आत्मनिर्भरता हो, सप्लाई चेन की आत्मनिर्भरता हो। ऐसे सभी रेयर अर्थ मटेरियल और जो मटेरियल्स हैं उनको भारतवर्ष में ही बनाने की हमारी जो है ना एक दृढ़ कल्पना होनी चाहिए। जिस तरीके से आज हम दूसरे देश बने हैं, एक PBFR को प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल को जिस तरीके से हमने क्रिटिकलिटी उसने अचीव करी है, चेन रिएक्शन सस्टेन तरीके से चल रहा है और जिसको इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन ग्रिड में जल्दी से जल्दी 5 से 6 महीने के बीच में और डेफिनेटली 31 दिसंबर और दिसंबर 2026 से पहले ही इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में ग्रिड के साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसी तरीके से हमें मास प्रोडक्शन करने की क्षमता, यदि हमारा युद्ध होता है और वो भी एक तरीके से 3 फ्रंट पर होता है, तो उसमें जो हमें हथियार चाहिएंगे, जितने भी हथियार हमें चाहिएंगे, उनका प्रोडक्शन निरंतर चलता रहे और उनकी रेजिलिएंट जो है ना, रेजिलिएंट वो ऐसी जगह जो है ना अंडरग्राउंड, अंडर हिल्स, हमें ऐसी फैक्ट्रीज का निर्माण करना पड़ेगा जिसपे मिसाइल्स या कोई भी बंकर बस्टर बॉम्ब जो है ना, कोई भी उसके ऊपर प्रभाव ना डाल सके। तो इस रेजिलियंस के साथ में और अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में हमें इनोवेशन में लीड करना होगा और ये इनोवेशन लीड करना हमें आत्मनिर्भरता जल्दी से जल्दी प्राप्त होगी। यदि हमने दोस्तों आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली 2035 तक, यदि हमने सभी क्षेत्रों में अपने आयात को घटा दिया, यदि हमने फॉसिल फ्यूल पे अपनी डिपेंडेंस को कम कर दिया या यहीं पर हमने फॉसिल फ्यूल का एक्सप्लोरेशन करके उसको प्राप्त कर लिया रिसोर्सेज यहाँ पे, यदि हमारी फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट पर यदि हम 50% रिडक्शन 2035 तक कर दें तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारतवर्ष के लिए होगी। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना है लेकिन हमें कार्य करना है। इसी तरीके से जो बड़े बड़े शिप्स हैं, VLCCs,
very large cargo carriers, very large gas carriers, very large car carriers, very large other kind of in materials जो हैं वो ऐसे शिप्स सभी, चाहे उसमें लिक्विफाइड अमोनिया, नाइट्रोजन या ऐसी जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए जिनको हम यहाँ पर लाते हैं, या एलपीजी, इन सभी के जो शिप्स है उनके ऊपर करीब करीब हम 6.5 लाख करोड़ रुपया उनको हायर करने के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन को। तो इसमें जो हमारे पोत वाहक और पोर्ट की मिनिस्ट्री ने भारतवर्ष की जो एक 75,000 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज जो है 1.0 में दिया है, उसका फायदा उठाकर हमारे जितने भी प्राइवेट यार्ड्स, डिफेंस यार्ड्स हैं, उन सभी को फॉरेन कोलैबोरेशंस करके ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 2035 तक हम पहले 5 ऐसे बड़े नेशन बन जाएं जिनके पास में ऐसे शिप्स को बढ़ाने की सबसे ज्यादा क्षमता हो, और हमारे नंबर भी इसी तरीके से बढ़े। आज हमारी जो है वो 14.5 मिलियन टन्स की जो कैपेसिटी के जो हैं वो शिप्स हमने इंडियन फ्लैग के अंदर तैयार करे हैं। स्पेशली 1 साल के अंदर ही हमने करीब 100 से ज़्यादा शिप जो है ना वो अंडर इंडियन फ्लैग्स करे हैं। पर उससे ज़्यादा हमें ध्यान देना होगा कि ये सभी बड़े शिप्स जो है ना वो भारतवर्ष के शिपयार्ड में बने, इंडिजिनसली बने, और हम उसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करें। यदि हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे तो हम बहुत ही एक तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में भारतवर्ष एक विकसित भारत 1947 तक जरूर बनेगा। और ये सिर्फ जीडीपी के अंदर ही नहीं बनेगा बल्कि पर कैपिटा इनकम, जिससे लास्ट माइल तक जो है ना प्रगति होगी। और इसके ऊपर सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य है, अब मेरा तो रिकमेंडेशन ये है कि आर&डी के अंदर थोड़ा बजट भी थोड़ा जो है ना भारतवर्ष को बढ़ाना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ भारतवर्ष ने उसको एक तरीके से बढ़ा भी दिया है, क्योंकि एनआरएफ में 50,000 करोड़ है, और जो एक तरीके से दूसरा जो फंड रिसर्च के लिए रखा है 1,000 करोड़ का, जो प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए, एमएनसीज के लिए, एमएसएमईज के लिए जो रखा गया है, उसका वो फायदा उठाएं। वो इंटरेस्ट फ्री 40 साल का है, तो वो भी एक तरीके से पार्ट ऑफ हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। हमारे डीआरडीओ और सभी तरह की जो लैब भारतवर्ष में है वो सभी प्रगति पर रहें, और हमें ध्यान देना होगा क्वालिटी रिसर्च का। हमें ध्यान रखना होगा सभी जितनी भी लैब और इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे रिसर्च होती है, वहाँ पर रेगुलेटर्स को ध्यान रखना होगा कि हमारी रिसर्च सिर्फ पेपर पब्लिश करना ही नहीं है। हमारे गाइड का और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका मतलब ये ही नहीं है कि रिसर्च पेपर पब्लिश करना या ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी स्टूडेंट्स उनके अंडर में हो, बल्कि ये देखना है कि हम विश्व स्तर के क्या रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, क्या हमारे पीएचडी ये क्षमता रखते हैं कि वो हम नए नोबेल लॉरेट जो है ना वर्ल्ड के अंदर बनाए। ऐसी क्षमता हमें प्राप्त करनी होगी, और हमारी क्वालिटी रिसर्च यदि होगी तो हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। ये ही एक बड़ा विजन जो है भारतवर्ष का है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो विजन रखा है उसके साथ साथ हैंड होल्डिंग के लिए सभी सेक्टर्स में, सभी क्षेत्रों में, चाहे वो पीएलआई हो या इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एलोकेशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई हो, या रिसर्च के लिए जो है ना वो रिसर्च फंड हो, या एनआरएफ के लिए एलोकेशन हो, एआई मिशन ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हो, या इंडिया क्वांटम मिशन हो जिस तरीके से, या क्वांटम मिशन ऑफ इंडिया, उसमें सभी में जो फाइनेंशियल एलोकेशंस की हैं, या इंजन को
एरो इंजन को डेवलप करने के लिए, चाहे सफ्रैन के साथ में कोलैबोरेशन हो, या जीटीआरआई का अपना इंडिपेंडेंट एफर्ट्स हो, या हमारी जो प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो टाटा डिफेंस हो, हमारी अडानी डिफेंस हो, या हमारे जो है एलएनटी है, या भारत फोर्ज है, या गोदरेज डिफेंस है, इन सभी के लिए जो है ना बहुत ही एक तरीके से आज जो है ना भारतवर्ष ने सभी जगह फाइनेंशियल एलोकेशन और हैंड होल्डिंग करी है। और अब जो हमारे एक तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्री जो अपनी प्रोडक्ट्स को बनाती है, तो उनकी टेस्टिंग के लिए, उनके सर्टिफिकेशन के लिए, और फिर उसके बाद में ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो हैंड होल्डिंग उनको चाहिए, स्टार्टअप को चाहिए, जो भी नीच टेक्नोलॉजीज या डीप टेक्नोलॉजीज या क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसकी पूरी हैंड होल्डिंग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है। तो दोस्तों, मेरा यही मानना था कि मैं आपके साथ में ये ASPI की, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करूं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की जो है हमारी जो भारतवर्ष की स्टैंडिंग है, उसके बारे में आपसे बात करूं, और फिर मैं युवाओं को कहूं कि यही एक सपना है, यही एक समय है, यही एक ठीक समय है। आपको आगे बढ़ना है, आपको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको एक दृढ़ प्रण करना है कि नेशन बिफोर सेल्फ, नेशन फर्स्ट। यदि हम इसकी तहत यदि हम प्रगति करेंगे तो डेफिनेटली हम R&D के अंदर, इनोवेशन के अंदर हम और अपना स्थान जो है वो इम्प्रूव करेंगे और सुरक्षित करेंगे। इसी के साथ सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आगे बढ़िए। भारतवर्ष की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ है। आप अपनी कोई भी जरूरत है तो आप अपने तक नहीं रखिए, आप डिपार्टमेंट के द्वारा जो है ना आप अपने डायरेक्टली जो है ना अपने सपनों को साकार करने के लिए ऊपर तक आप अपनी बात बताएं, आपको किन रिसोर्सेज की जरूरत है अपने आइडियाज को प्राप्त करने के लिए और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सभी चीजें आज आपके हाथों में, ये स्वर्ण काल है, ये भारत का काल है, ये अमृत काल है, और इसमें पुकार है आप लोगों से कि आप निरंतर बढ़ें और आप ये एक ओथ लें, अपने को रीडेडिकेट करें नेशन सर्विस में, जिससे भारतवर्ष आत्मनिर्भरता प्राप्त करे 2035 तक, और 2047 तक सेकंड सबसे बड़ी लार्ज इकोनॉमी के रूप में खड़ा हो जाए, और एक विकसित भारत ही नहीं बल्कि एक सुपर पावर, एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल सुपर पावर, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली, इन सभी क्षेत्रों में, एंड स्पिरिचुअली वी मस्ट बिकम दैट नेशन जिस पे पूरे विश्व को नाज हो, और जो विश्व की शांति और प्रगति के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करिए, और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।